हाय गाइस, सो आफ्टर अ लॉन्ग वेट वी आर बैक। सो टाइटल पढ़ के थोड़ा इंटरेस्ट आया होगा आपको शायद इस वीडियो में। नाउ वी ऑल नो कि बांग्लादेश में क्या हुआ था दुर्गा पूजा के टाइम पे। हिंदू टेम्पल्स पे हिंदूज़ पे अटैक्स हुए, परसिक्यूशन हुआ, उनको भागना पड़ा वहाँ से एंड बहुत कुछ हुआ। इतना सीरियसली हुआ ये सब कि सम कांग्रेस लीडर्स लाइक मिलिंद देवरा, इन्होंने भी ट्वीट करके कंडेम किया इस वायलेंस को। एंड इन्होंने ये बोला कि हमें CAA अमेंड करके इन लोगों के लिए भी सुविधा करनी चाहिए। सो लेट्स गेट ऑल दिस असाइड। व्हाट इफ आई टेल यू दैट ये सब परसिक्यूशन, हिंदूज़ के अगेंस्ट परसिक्यूशन एक ऐसे देश में भी हुआ है जो अदरवाइज बहुत पीसफुल है, अपने आप को एक शांग्रीला करके प्रोजेक्ट करता है वर्ल्ड का। सो येस माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ इंडियाज़ बेस्ट फ्रेंड एंड क्लोजेस्ट एलाई. So over here, when I say India's best friend, you might think I'm talking about US or Japan, but no, we do not have friendship treaties with either of these countries. So जब मैं बोलता हूँ India's best friend, I am talking about the Kingdom of Bhutan, because we do have a proper friendship treaty with them, signed in 1949 during Jawaharlal Nehru's tenure as a Prime Minister. So how did this Shangri-La of the world, this peaceful nation, persecute Hindus, and when did they do so? So this we'll understand in today's video. So hello everyone, namaste, assalamu alaikum, sat shri akal, and this time in Dzongkha, Kuzung Pola. This is Vishal and welcome to our channel Indica Central. Over here we'll be discussing world history, trivia and current affairs from India's perspective. सो पहले हम ये जानते हैं कि ये हिंदूज़ कौन है भूटान में। सो भूटान में हिंदूज़ आर द बिगेस्ट माइनॉरिटी, जो उनके पॉपुलेशन के 22.6% है अप्रॉक्सीमेटली। दिस इज़ इवन हायर दैन द प्रपोर्शन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। इसका मतलब जितनी सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी मुस्लिम्स की है इंडिया में, उससे भी सिग्निफिकेंट है हिंदूज़ भूटान में। नाउ इन हिंदूज़ एक्चुअली ये जो लोग हैं वो नेपाली ओरिजिन के हैं एंड इनको वहाँ पे बोलते हैं लोत्साम्पा। ये भूटान में आना शुरू हुए इन द 19th and 20th सेंचुरी, जब भूटान के राजा थे किंग उग्येन वांगचुक। नाउ 1960s में जब भूटान ने अपने आप को मॉडर्नाइज करना शुरू किया, दे नीडेड दीज पीपल एज वर्कर्स इन डिफरेंट सेक्टर्स, मेनली कंस्ट्रक्शन सेक्टर, बिकॉज जो एथनिक भूटनीज लोग थे उनके पास ये स्किल्स नहीं थी फॉर कंस्ट्रक्शन। सो अगर आप आज भी जाओगे फुनसलिंग या किसी भी साउथ भूटान के एरियाज़ में, तो आपको दिखेगा कि जो मेनली जो लोग वहाँ पे काम करते हैं इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर और समथिंग एल्स, दे आर नॉट भूटनीज बट दे आर नेपालीज और इंडियंस। सो ऐसे करते करते गवर्नमेंट ने एनकरेज किया इमिग्रेशन बिकॉज इट वॉज फॉर देयर ओन बेनिफिट। नाउ इनिशियली द गवर्नमेंट अलाउड देम टू सेटल ओनली इन द साउथ, इन द सदर्न एरियाज ऑफ भूटान, बट उसके बाद गवर्नमेंट ने भी उनको अलाउ किया to migrate internally within the country. Now these people started marrying local Bhutanese for greater pursuit of public office or citizenship, etc. And at one point in 1980s approximately, ये लोग बन गए भूटान के population के 43% approximately. So that's when the government saw red flags. So in 1985, द भूटनीज गवर्नमेंट अंडर देयर किंग सिंघे वांगचुक, उन्होंने पास किया एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। जी हाँ, भूटान का CAA। एंड जिस प्रकार इंडिया में CAA को अपोज किया गया था, भूटान में भी इसे अपोज किया गया था। सो दिस एक्ट बेसिकली इसने डिप्राइव कर दी सिटीजनशिप बहुत सारे एथनिक नेपाली लोगों की, जिसकी वजह से काफ़ी प्रोटेस्ट्स हुए भूटान में। Okay, humor aside, so the government branded these Nepali people as illegal immigrants, but हमें ये जानना होगा कि सारे के सारे नेपालीज इमिग्रेंट्स नहीं थे। There were some people who were ethnically Nepalese but of Bhutanese citizenship since many years. बट इन लोगों को भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी बिकॉज गवर्नमेंट ने ऐसे मेजर्स इन्फोर्स किए इन देयर एरियाज
विच वर फेवरिंग टू द एथनिक भूटनीज। जैसे गवर्नमेंट ने नेपाली एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल्स को हटा दिया एंड रिप्लेस्ड इट विद जोंगखा, जो नेपाली लोगों को समझ में नहीं आता था। सो इसकी वजह से प्रोटेस्ट होना शुरू हुए अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन देयर कंट्री। नाउ these protests were against the government and government became so abusive of its power that उन्होंने arbitrarily arrest और detention शुरू कर दिया एंटी गवर्नमेंट लोगों का। सो जो राजा थे भूटान के ड्रुक ग्यालपो, उनको अक्यूज़ किया गया ऑफ कल्चरल सप्रेशन। नाउ दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टर्म। अगर आपको याद होगा तो ये टर्म यूज़ किया था अगेंस्ट द जापानीज कोलोनियल एम्पायर, जब उन्होंने ऐसी चीज़ें की थी इन द कोरियन पेनिनसुला बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो भूटान पीपल्स पार्टी जो इंक्लूड करते थे मेनली ये नेपालीज लोग, एथनिक नेपालीज लोग, वो फोरफ्रंट में थे इन प्रोटेस्ट के। एक आदमी था टेक नाथ रिजाल, जो एक ग्रुप का हेड था। उसको गवर्नमेंट ने अरेस्ट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुना दी जस्ट फॉर स्पीकिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। उसने एक बुक भी लिखी है जहाँ पे उसने सारा टॉर्चर उसका डिस्क्राइब किया है इन डिटेल। सो जो लोग थे, नेपालीज लोग थे, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। दे हैड टू लीव भूटान एंड गो टू नेपाल एंड लिव देयर एज रेफ्यूजीज। सो 1996 तक नेपाल में ओवर 1 लाख रेफ्यूजीज रह रहे थे भूटान से। सो अब आप मुझे पूछोगे कि इंडिया का स्टैंड क्या था इस सब में, तो सरप्राइजिंगली इंडिया बहुत शांत था एंड इंडिया ने साइड्स नहीं ली किसी की भी। इंडिया ने इनफैक्ट सपोर्ट किया भूटान के रॉयल फैमिली को बहुत साइलेंटली। इंडिया के पास बहुत अपील्स आए फ्रॉम NGOs, फ्रॉम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स, बट उन्होंने सब अपील्स को इग्नोर कर दिया। पॉसिबली बिकॉज उनको नहीं चाहता था, वो नहीं चाहते थे कि अपने रिलेशन स्पॉइल हो विद द भूटनीज गवर्नमेंट, बिकॉज अगेन भूटान वॉज इंडियाज बेस्ट फ्रेंड सिंस एजेस, सिंस लॉन्ग। बट अगर आप वंडर कर रहे हो कि ये रेफ्यूजीज़ भूटान से नेपाल कैसे गए, बिकॉज दे डोंट इवन शेयर अ लैंड बॉर्डर, सो इंडिया ने ट्रक्स फैसिलिटेट किए एट द भूटनीज बॉर्डर, जिन्होंने रेफ्यूजीज़ को पिकअप करके ड्रॉप किया नेपाल के रेफ्यूजी कैंप्स में। सो दैट्स ऑल व्हाट इंडिया डिड। अपार्ट फ्रॉम दिस, किसी भी गवर्नमेंट ने इंडिया में, नॉट इवन UPA गवर्नमेंट, नीदर द NDA गवर्नमेंट, डिड दे टेक एनी प्रोएक्टिव स्टेप्स टू रिजॉल्व दिस क्राइसिस। इंडियन गवर्नमेंट ने कभी नेपाल और भूटान के साथ पीस बनाने की कोशिश नहीं की है सब में, विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी बीइंग अ लीडर इन साउथ एशिया। वी शुड हैव डन समथिंग मच मोर इन दिस। सो साल 2000 में एक अग्रीमेंट साइन हुई भूटनीज और नेपालीज गवर्नमेंट्स के बीच में इन रेफ्यूजीज़ को भूटान वापस रिसेटल करने के लिए। बट जो प्रोसेस था भूटनीज गवर्नमेंट का फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ दीज रेफ्यूजीज़, वो काफ़ी स्लो था एंड 2011 तक, मतलब 11 साल बाद भी उनमें से बस 200 लोगों को वेरीफाई कर पाए वो। इससे इमेजिन 200 आउट ऑफ लाइक मोर देन 1 लाख, विच इज़ लाइक नथिंग। सो बिकॉज ऑफ दिस 2006 में UNHCR, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर ऑन रेफ्यूजीज़, इन्होंने स्टार्ट किया एक थर्ड कंट्री रीसेटलमेंट, जिसके अंतर्गत जो रेफ्यूजीज़ थे उनमें से काफ़ी सारे रेफ्यूजीज़ को भेजा गया टू कंट्रीज़ लाइक US, कनाडा, डेनमार्क एट्सेट्रा, एंड वहाँ पे उनको मिल गया एक असाइलम। बहुत कम लोग बच गए फिर रेफ्यूजी कैंप्स में, बट अभी भी कुछ लोग हैं वहाँ पे जो चाहते हैं कि वो वापस भूटान जाए इवन आफ्टर 30 ईयर्स। एंड अभी भी जो टॉक्स है वो काफ़ी स्लो हो रही है इस सब के लिए। सो सिंघिया वांगचुक जो किंग थे जब ये सब हो रहा था, जिनके नज़रों के सामने ये सब हो रहा था, उन्होंने अब्डिकेट किया अपना थ्रोन 2006 में। एंड उनके बाद उनका बेटा जो आज के राजा है, किंग जिग्मे खेसार नामग्याल वांगचुक, वो राजा बने। बाय द वे इनकी बहुत खूबसूरत पत्नी है जैक्सन पीमा, एंड इफ़ यू आस्क मी पर्सनली देन शी इज़ वन ऑफ द 2 मोस्ट ब्यूटीफुल फर्स्ट लेडीज अलॉन्ग विद किम जोंग उन्स वाइफ रिजू सोल। सो बैक टू द टॉपिक नाउ। भूटान बिकेम अ डेमोक्रेसी इन 2008 एंड उन्होंने अडॉप्ट किया एक नया संविधान जिसके अंतर्गत लोगों को मिला फ्रीडम ऑफ रिलीजन। बट स्टिल भूटान वॉज अ बुद्धिस्ट स्टेट, बुद्धिज्म वॉज their state religion. So the government restricted some non-Buddhist activities. However, their current king, that is जिग्मे खेसार नामग्याल वांगचुक, वो आज भी विजिट करते हैं नॉन बुद्धिस्ट फेस्टिवल्स को, टेम्पल्स को।
सो दशैन जो नेपाली लोगों का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, दैट इज़ दशहरा फॉर इंडियंस, वहाँ पे काफ़ी बार देखते हैं वो लोगों को विश भी करते हैं ऑन दीज फेस्टिवल्स एंड ऑल। ऑल्सो 2009 में हिंदू धर्म समुदाय ऑफ भूटान एक संस्था है जिसकी स्थापना हुई, एंड दिस वॉज एस्टैब्लिश टू प्रमोट हिंदू रिलीजियस प्रिंसिपल्स। सो एज मैंशनड अर्लियर, आज भूटान में पॉपुलेशन है हिंदूज की 22.6%। सो एज सच परसिक्यूशन तो नहीं होता हिंदूज का भूटान में अभी, बट स्टिल जो फ्रीडम उनको मिलता है हिंदूज को वो कम है एज कम्पेयर टू द बुद्धिस्ट्स इन भूटान। सो जब मैंने पढ़ा इस सब के बारे में, लाइक आई न्यू अबाउट दिस क्वाइट सम ईयर्स अगो व्हेन आई वेंट टू भूटान, बट देन सम थिंग्स इन दिस लाइक अरेस्ट, डिटेंशन, इम्प्रिजनमेंट फॉर स्पीकिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये सब बहुत नया था मेरे लिए, एंड इवन आई वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड आफ्टर रीडिंग ऑल दिस थिंग्स। सो जब मैं बोलता हूँ कि यू आर अरेस्टिंग समवन फॉर स्पीकिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जो सबसे पहला देश आपके दिमाग में आता है दैट इज़ चाइना। नॉट नेवर एवर वुड एनीवन थिंक ऑफ भूटान। चाइना इज़ अ कंट्री whom we all hate unanimously, but Bhutan is a country which we all probably love unanimously. So ये डिफरेंस है, बट स्टिल ये सच्चाई है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सब हुआ था, एंड दैट्स द रीज़न आई वांटेड टू शो दिस टू यू ऑल विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। बट अगेन ये सब तब हुआ जब भूटान एक मोनार्की था, एंड जो आज की गवर्नमेंट है भूटान की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उसको ब्लेम करना सही नहीं है इस सब के लिए। Again, yes, they have delayed the talks for the resettlement of refugees, but again, they are not responsible for the massacre. So don't hold any grudges against this country. If you want visit it, you definitely should visit Bhutan because it's a beautiful place. And that's it. So I hope ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ इसका लाइक बटन दबाइए, प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर आपके पास कोई वीडियो आइडियाज़ हो तो। मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग चाहते हैं कि मैं केन्या की क्रिकेट टीम पे वीडियो बनाऊं, बट देन वंस अगेन टू रिमाइंड यू ऑल, दिस चैनल इज़ नॉट जस्ट अबाउट क्रिकेट, इट्स ऑल्सो अबाउट वर्ल्ड हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ट्रिविया। सो बीच बीच में मैं ऐसे टॉपिक्स भी लेके आता हूँ फॉर यू ऑल। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल इंडिका सेंट्रल, एंड ऑल्सो हम ट्विटर पर है, बहुत टाइम से है, सो यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर विशाल @vishal1296 and Indica Central @Indica Central on Twitter. So thank you guys and girls, thanks for watching. Bye bye.